नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से कर रहे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों हम फिजिक्स जो हमारा विषय है जनरल साइंस के अंदर, जो सभी आपके भर्तियों में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो अदर स्टेट एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो आपके मतलब वनडे एग्जाम में जो भी आपकी श्रेणी में आते हैं, जिनमें जनरल साइंस विषय आपसे पूछा जाता है, वो विषय आज से हम कवर कर रहे हैं। तो साथियों, हमने जनरल साइंस के अंदर सबसे पहले जो विषय स्टार्ट किया है हमने, वो है विषय यानी कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। क्योंकि भौतिक विज्ञान से हमारा शुरुआत करने का एक ही जो मोटिव था कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे सबसे पहले कवर करना है। साथियों, आज हम हमारा जो गति चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है फिजिक्स में, जैसे कि प्रकाश। प्रकाश अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट रह जाता है, क्योंकि प्रकाश अपने साथ कई प्रश्न लेके आता है आपके वनडे एग्जाम के अंदर। तो साथियों, अगला जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा प्रकाश। ये आपके लिए जानकारी थी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होगा उसे हम पहले पढ़ेंगे। सिक्वेंस वाइज हम अपने हिसाब से उसे सेट कर लेंगे ऑर्डर में, लेकिन जो आपके लिए फिलहाल महत्वपूर्ण है आपकी भर्तियों के लिए, तो वो विषय हम पहले कवर करेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। जितने आप दोस्तों में जो ग्रुप हैं आपके, जो जरूरतमंद दोस्त हैं जिन्हें विज्ञान के टॉपिक्स करने हो, है ना, जितने भी आपके जरूरतमंद दोस्त हैं, आपके संगी हैं, आपके साथी हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी कमेंट बॉक्स में जो राय होती है वो आप जरूर देंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कंटेंट आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, हमने पहला जो चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसे कंप्लीट कर लेने के बाद हमने दूसरा विषय शुरू किया है, दूसरा कहें कि टॉपिक शुरू किया है हमने, वो है हमारे पास मोशन यानी कि गति। हमारे पास गति। साथियों, हमने कुछ परिभाषाएं कल देखी, किसे हम गति कहते हैं। ठीक है, हमने चाल और दूरी में अंतर किया था, विस्थापन और वेग में अंतर किया था। तो जनरल साइंस आपकी चल रही है, जिसमें हम फिजिक्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो साथियों, हमने सबसे पहले देखी थी गति की परिभाषा। एक जल्दी से हम रैपिड रिवीजन लेंगे हर क्लास के अंदर। दोस्तों, यही रहेगा हमारा शुरुआत के 5 से 7 मिनट हम हमारी जो पिछली क्लास होगी उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप भी उसे नोट डाउन करते होंगे और पढ़ रहे होंगे साथ ही साथ। रिवीजन दोस्तों आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप विषय केवल पढ़ते हैं या आप केवल क्लास देखते हैं, तो इतना सफिशियंट नहीं है आपके लिए। जब तक आप उसे रिवीजन में नहीं लाते, अपने दैनिक जीवन में रिवीजन लाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हमने गति देखा। गति में था दोस्तों कि गति आप किस ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट गति में है या कौन सा ऑब्जेक्ट गति नहीं कर रहा है, ये आप कैसे दर्शा सकते हैं, सापेक्ष यानी किसी से तुलना करके। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट कल देख लिया था। उसके बाद साथियों, हमने देखा था डिस्टेंस और यानी दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर साथियों क्या था कि यदि दो निश्चित बिंदुओं के बीच आप चल रहे हैं और वह दूरी कैसी दूरी है, अगर न्यूनतम दूरी है, तो वह दूरी आपकी कैसी कहलाती है, वो दूरी नहीं, वो किसका काम करती है, विस्थापन तय। और यदि जो आप चलते हैं उस कुल पथ की लंबाई यदि जोड़ दी जाए, तो वो किसका काम करती है, दूरी का काम। ठीक है साथियों, तो ये हम समझ चुके थे। और हम ये भी देख चुके थे कि जो दूरी के बारे में हम समझ चुके थे कि दूरी एक अदिश राशि है और दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक। और जो हमारा विस्थापन था साथियों, विस्थापन कैसा था हमारे पास, विस्थापन हमारे पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये तीनों स्थितियां, तीनों कंडीशंस हमने देखी थी विस्थापन के बारे में साथियों पिछली क्लास में। आप क्लासेस को रेगुलर रखिएगा साथियों, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमने देखा था कि किस प्रकार जो आपका विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है, शून्य। उसके बाद साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, चाल के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों चाल। किसे आप कहते हैं, चाल। किसे आप कहेंगे, चाल, स्पीड, जिसे आप स्पीड कहते हैं, चाल। तो चाल क्या होती है साथियों, देखिए, चाल होती है आपकी इकाई समय में तय किए, इकाई समय में, इकाई समय में तय किए गई दूरी, यानी यूनिट टाइम में, इकाई समय में आप जो दूरी तय करते हैं, इकाई समय में आप जो दूरी तय करते हैं, वह आपकी क्या कहलाती है साथियों,
चाल कहलाती है। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी आपके लिए किसका काम करती है? चाल का काम करती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखेंगे इसकी। जैसे अब चाल का सूत्र है, ये क्या है? चाल का सूत्र हमारे पास क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल साथियों, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटा में समय। अर्थात इकाई समय, यदि समय को हम इकाई मान लें, इकाई मान कोई, तो समय को यदि हम इकाई मान लें तो उस इकाई समय में आपने कितनी दूरी चली है, कितनी आपने उस पथ की लंबाई चली है, तो यदि आप समय का भाग किस में दे देते हैं? दूरी में, तो आपके पास सूत्र निकल करके आ जाता है साथियों किसका? चाल का। इसका सूत्र आ जाता है आपके पास चाल का। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को साथियों किसको? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को कहें तो हम की कुल दूरी को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। ठीक है साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है साथियों इसका SI मात्रक। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसकी विमा भी हम निकाल चुके हैं। तो साथियों जो आप सूत्र अब पढ़ते जाएंगे आगामी चैप्टर्स में, आपका काम रहेगा उसके सूत्र और उसकी विमा बनाना, ये दो आपके काम रहेंगे। ठीक है साथियों, तो इसका SI मात्रक क्या है हमारे पास? SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI मात्रक है हमारे पास इसका मीटर प्रति सेकंड। SI मात्रक क्या है हमारे पास? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दूरी हम किस में मापते हैं साथियों? मीटर में। दूरी हम किस में मापते हैं? दूरी हम मापते हैं साथियों मीटर में। दूरी हम किस में मापते हैं? मीटर में। और समय हमारे पास सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड हमारे पास किसकी इकाई या किसकी यूनिट निकल करके आती है? चाल की यूनिट हमारे पास निकल करके आती है। और देखिए साथियों उसके बाद हमारे पास कि चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल मैं आपको बता चुका हूं, स्केलर और वेक्टर, अदिश या सदिश, इसके मैं आपको राशियां कल लिखवा चुका था, तो मुझे उम्मीद होगी कि वो आपने याद की होंगी और आपके जहन में होंगी। तो साथियों अदिश राशि कैसी है हमारे पास? एक चाल एक कैसी राशि है? चाल अदिश राशि। और औसत चाल, किसी भी औसत कैसे निकालते हैं? आपकी कुल राशियों की संख्या बटा अपने औसत का आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग, तो ये आपने औसत निकालते। औसत का सूत्र आप याद रख सकते हैं, क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल दूरी में लगा गया कुल समय। परंतु आपको ये सूत्र चाल का याद रखना है। क्या सूत्र है हमारे पास? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों चाल में किसी प्रकार का आपको यदि दिक्कत या हो रही हो या आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई आने वाली क्लास में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे पास चाल। चाल किसे कहते हैं? हम किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई जो दूरी है उसे आप क्या कहते हैं? चाल। यदि आपको सूत्र आते हैं तो सूत्र से आप परिभाषा बना सकते हैं, यदि आपको परिभाषा अच्छे से याद है तो परिभाषा से आप सूत्र बना सकते। चलते हैं साथियों आगे। अब है हमारे पास वेग अर्थात वेलोसिटी। दोस्तों हमने चाल पढ़ा, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। परंतु हमने वेग पढ़ा, यानी वेग हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वेग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वेग हमारे पास कैसी राशि है? एक सदिश राशि है वेग हमारे पास। सदिश राशि। वेग क्या होता है? वेग होता है दोस्तों किसी भी निश्चित दिशा में, मैंने आपको बताया था जब भी सदिश और अदिश का कंसेप्ट आपको लगाना हो, आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसमें परिमाण केवल दिया हुआ है या परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी दी हुई है। तो साथियों यदि परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी दी गई हो तो वह कैसी राशि होती है? वेक्टर, यानी कि सदिश राशि। तो देखिए अब इसमें दिशा का जिक्र होते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। उसके बाद देखिए किसी निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? हम वेग। तो विस्थापन, दूरी कैसी राशि थी? अदिश, और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अर्थात वेग का सूत्र क्या है हमारे पास? वेग का सूत्र है हमारे पास विस्थापन बटा, जो वेग का सूत्र है हमारे पास, कलर आपको विजिबल होगा साथियों, नहीं तो मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं, ये सही रहेगा। वेग बराबर साथियों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा
विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और साथियों विस्थापन को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, सूत्र हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे देखिए साथियों, वेग क्या था आपका, विस्थापन बटा समय। इस पे ये एरो जो लगा हुआ है ये दर्शा रहा है किसको, सदिश राशि को। वेग एक कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसके परिमाण के साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता होती है, दिशा। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, या यूं कहें कि दर्शाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, या दिए गए होते हैं, वह कैसी राशि होती है, सदिश राशि। उसके बाद देखिए वेग आपका कैसा हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। विस्थापन शून्य हो सकता है, जैसे वेग शून्य कैसे हो सकता है आपका, जैसे मैंने आपको विस्थापन बताया था, विस्थापन शून्य होने की दर क्या थी, सॉरी हम कहेंगे कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन थी यदि आप वर्ताकार पथ पर यदि घूमते हैं और आपका जो प्रारंभिक बिंदु हो, आपका जो प्रारंभिक बिंदु हो, प्रारंभिक, इससे पहले हम देखते हैं कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों वेग होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। वेग कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के साथियों हमारे पास वेग आता है। वेग, वेग, वेग होता है हमारे पास साथियों दो प्रकार का। एक होता है आपके पास प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। एक होता है साथियों आपके पास अंतिम वेग, अंतिम वेग। अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग कौन सा होता है और अंतिम वेग कौन सा होता है। तो ये परिभाषाएं आप याद रखेंगे। प्रारंभिक वेग, दोस्त साथियों जब भी आप चलना प्रारंभ करते हैं, या कोई भी वस्तु जब अपनी गति को प्रारंभ करती है, जब वह चलना प्रारंभ करती है, तो वह कौन सा वेग होता है, उसका प्रारंभिक वेग। और साथियों जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जब गति के पश्चात जब रुक जाती है, तो उसकी कौन सी कंडीशन होती है, अंतिम वेग की। ये आप याद रखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यदि ये एक कोई वस्तु थी, अब ये वस्तु कैसी है, यहाँ पे विरामावस्था में, किसमें है, विरामावस्था में, विरामावस्था, अर्थात ये रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कि ये रुकी हुई है। अब यदि ये गति करना शुरू करती है, यदि ये गति करना शुरू करती है, तो रुकी हुई अवस्था जो इसकी है, वहां जो इसका वेग, यानी अब जो प्रारंभ में जो वेग लगेगा उसे हम बोलते हैं साथियों प्रारंभिक वेग। यहां जो वेग लगेगा वो कैसा होता है, प्रारंभिक वेग। और आप याद रखेंगे साथियों, प्रारंभिक वेग को हम अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाते हैं, तो हम दर्शाते हैं यू अक्षर से। यू, अंग्रेजी का यू, ये आप याद रखेंगे। अंग्रेजी का यू अक्षर किसको दर्शाता है, आपके प्रारंभिक वेग को। अब अंतिम वेग, मान लीजिए ये कैसी, एक आपका बी स्थान है, तो आपको ए से बी तक आना था। तो ए से बी तक जब आए और आप बी अगर बिंदु पर आप क्या हो गए, अब रुक गए, तो यहां आपने चलना क्या किया था, प्रारंभ किया था विरामावस्था से, और ये आपकी क्या है, एक अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो यहां आपका जो वेग होगा वह कैसा वेग होगा, अंतिम वेग होगा। कैसा वेग होगा साथियों, आपका अंतिम वेग होगा। अब अंतिम वेग को अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाया जाता है, तो जैसे इसको यू से, इसको वी से, किससे, वी से। अल्फाबेट में आता भी पहले यू है फिर वी है ना, यू वी। तो आपको याद रखना जो आपका प्रारंभिक वेग है वो कैसा होता है, यू, अंतिम वेग आपका कैसा होता है, वी। तो ये वेग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम देख चुके हैं कि वेग कितने प्रकार के हमारे पास, दो, एक आपका कैसा प्रारंभिक वेग और एक आपका कैसा अंतिम वेग। अब हमारे टॉपिक पे हम वापिस आते हैं। तो आप साथियों वेग और चाल भी क्या है, समझ चुके हैं अच्छे से। इसे आप नोट डाउन करेंगे और इसके सूत्र आप लिखेंगे और बीमा बनाना आपका काम रहेगा। उसके बाद अब आता है हमारे पास साथियों त्वरण। अब आता है हमारे पास त्वरण। अब जो हमारी चाल थी या जो हमारा वेग था, यदि उसमें क्या आ जाएगा आपका अंतर। अंतर कैसे आएगा, ये देखिए, मान लीजिए यहां आपकी कुछ चाल रही होगी। उदाहरण के लिए मानते हैं यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के जो आपकी प्रारंभिक वेग था, है ना, उस वेग से आप चल रहे थे। और जब आपने चलना शुरू किससे किया, आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलना शुरू किया आपने, और जब आप रुके तो उससे पहले आपका वेग कितना था, मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है कि आप
1 घंटे में कितना किलोमीटर चल पा रहे हैं 10, तो ये आपको जानकारी होगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ आता है कि आप 1 घंटे में, इकाई घंटे में कितने किलोमीटर चलते हैं आप, जो इसका संख्यात्मक मान साथ में दिया हुआ है 10। तो ये इसका अर्थ था। तो हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं, ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी हैं। उसके बाद अब देखिए, यानी जो वेग था हमारा, उसमें यदि क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वेग में क्या आ जाएगा हमारा, यदि परिवर्तन, यानी हम अगर 10 की स्पीड से जा रहे हैं, उसके बाद हमारी स्पीड 20 हो रही है, उसके बाद 30, फिर 40, फिर 50, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि हमने स्टार्ट किससे किया था, 10 से, और हम पहुंचे कहां, 50। तो ये आपका जो 10 से लेके 50 का यदि आप अंतर निकालते हैं, तो आपका वेग का अंतर कितना आता है, 40। तो ये आपका क्या था, अंतर। उम्मीद है साथियों आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा देखिए दोस्तों, त्वरण होता क्या है, सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा देखते हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन जिसे आप कहते हैं, त्वरण। त्वरण होता है साथियों आपका वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है। ये त्वरण की आपके पास क्या है, परिभाषा है, किसकी, त्वरण की, वेग में परिवर्तन की दर। साथियों त्वरण को दर्शाया किससे जाता है, तो आप याद रखेंगे छोटे ए से। छोटे ए से आप किसको दर्शाते हैं, त्वरण को। यदि हम त्वरण का सूत्र लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ए बराबर, अब वेग में परिवर्तन की दर लिखनी है ना आपको, क्योंकि वेग में यदि अंतर आता है तो उसे ही तो आप त्वरण बोलते हो। तो वेग में जो आपका क्या आएगा, परिवर्तन। वेग में जो भी परिवर्तन, अब हम परिभाषा को किस में लिख देंगे, सूत्र में। परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मैंने आपको बताया था कि आपको समय का क्या दे देना होता है, भाग। तो समय, ये आपके पास सूत्र निकल करके आ गया है किसका, त्वरण का। तो साथियों आप सूत्र लिखेंगे, त्वरण का सूत्र क्या था, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग हमारे पास क्या था साथियों, वेग का सूत्र था हमारे पास मीटर। वेग का सूत्र क्या था हमारे पास, मीटर। यदि इसमें हम परिवर्तन करते हैं, वेग का सूत्र हमारे पास था मीटर प्रति सेकंड। वेग का था हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, और इसमें दर यानी किसका भाग देंगे अब हम, सेकंड का। तो ये सेकंड इसके साथ किस में चला जाएगा, गुणा में। ये दोस्तों मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको बता चुका हूं। तो इसका फाइनली इसका सूत्र हमारे पास क्या आएगा, त्वरण का, मीटर सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, त्वरण का सूत्र क्या होता है आपके पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी विमा साथियों आप निकाल सकते हैं, विमा निकालें इसकी त्वरण का। तो देखिए अगर हम इसकी विमा निकालें तो द्रव्यमान 0, L 1 और T -2, तो ये इसकी साथियों क्या रहेगी, विमा। ऐसे आपको विमाएं और सूत्र साथ के साथ बनाते हुए चलना है। तो हम त्वरण देख चुके हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। आते हैं हमारी स्लाइड पे वापस। अब त्वरण कितने प्रकार का हो सकता है साथियों, त्वरण हो सकता है आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का त्वरण हो सकता है, 3। जैसे हमने देखा विस्थापन कितने प्रकार का था, 3, वैसे ही त्वरण कितने प्रकार का है, 3। एक हो सकता है धनात्मक त्वरण। कैसा त्वरण, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था सबसे पहला, यदि आपकी जो वेग है जो वो क्रमिक रूप से बढ़े, जैसे 10, उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो आप देख रहे हैं इसमें अंतर 10-10 का आता जा रहा है। कितने का अंतर आता जा रहा है, इनमें 10-10 का अंतर आता जा रहा है। यदि 10-10 का अंतर, जो क्रमिक वृद्धि अगर इनके बीच में हो रही है, तो वह कैसा त्वरण माना जाता है, धनात्मक। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, अर्थात जब उसका वेग बढ़ेगा, जब वस्तु का वेग समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ बढ़ रहा होगा। यदि मान लीजिए आप टी टाइम पर आपका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, और यहां आपने ट्रेवल किया, और T2 टाइम, ये था कोई T1 टाइम, तो T2 टाइम पर आपकी होगी मान लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका वेग में क्या आ गया, अंतर, परिवर्तन। तो आपने देखा कि यहां रही होगी 20 मीटर प्रति सेकंड, यहां आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड,
और यहाँ आपकी 40 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रही है, वृद्धि। क्या हो रही है इसमें, वृद्धि। तो यदि त्वरण में क्या हो, वृद्धि हो, यदि त्वरण में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वह कैसा त्वरण माना जाएगा, धनात्मक त्वरण। कैसा त्वरण, धनात्मक त्वरण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है साथियों मंदन यानी रिटार्डेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि विस्तार इसका क्या है। जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो वह कैसा होता है, ऋणात्मक। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। साथियों बाइक आप सबने देखा है, दैनिक जीवन में आपने जरूर बाइक देखा होगा। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, वो आपने देखी होगी, है ना। होंडा एक्टिवा आपने देखी होगी, कोई गाड़ी आपने देखी होगी। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उसका एक रेस जिसे आप कहते हैं उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि आप उसे एक्सेलरेट करते हैं, यानी उसकी जो वेग है उसमें आप क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। आया समझ में आपको साथियों। तो आज के बाद आपको ये याद रखना कि आप उसे रेस नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं उसे आप, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे, एक्सेलरेशन, यानी आप उसके वेग को बढ़ाते हैं। तो जो आपके उस हैंडल पे जो एक्सेलरेटर लगा हुआ है उसे आप एक्सेलरेट करते हो, इसका मतलब उसका वेग क्या करते हो, आप बढ़ाते हो। बढ़ाते हो इसका मतलब उसका मान बढ़ता है, बढ़ता है इसका मान, उसका मान धनात्मक में जाता है। यदि उसका मान धनात्मक में जाता है तो आप जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं गाड़ी को या बाइक को, तब कैसा त्वरण होता है आपके पास, धनात्मक। और यदि उस चलती हुई गाड़ी को आप क्या कर दो, अब ब्रेक मार दो, आपको गाड़ी क्या करनी है, रोकनी है। आप चलाते ही थोड़ी रहोगे, बीच में रोकोगे भी तो सही, है ना। कोई मार्केट जा रहे हो तो, है ना, कहीं आपको सामान लेना है तो आप किसी जनरल स्टोर पे जा रहे हो, कुछ खाना है आपको, तो ऐसे थोड़ी आप बाइक या फिर गाड़ी है उसको रोकोगे, सही है ना। समझ आ रही है बातें। तो मंदन, जब आपका मान त्वरण का किस में आ जाए, ऋणात्मक में। अब इसको समझिए प्रैक्टिकल रूप से। आप चल रहे थे और आपका चलते हुए जो इस समय पर मान था वो था 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, और आपने मारी यहाँ पे खिंच के ब्रेक, मार दी ब्रेक आपने। तो T2 समय पर, कितने समय पर, T2 समय पर, T2 समय पर मान लीजिए आपके पास बचता है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपने क्या देखा साथियों, आपने देखा कि यह मान क्या है, ज्यादा, और ये मान कैसा है, कम। यदि आपका समय के साथ त्वरण का मान कम होता है मतलब उसका मान ऋणात्मक आता है, और यदि मान ऋणात्मक आता है तो वह त्वरण कैसा होगा, मंदन। उसे हम त्वरण नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मंदन। तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं, कैसा, मंदन। दूसरा प्रकार कौन सा है उसका, मंदन। मंदन अर्थात उसका मान समय के साथ क्या हो जाए, घटता जाए। उम्मीद है साथियों आपको ये विज्ञान विषय और इंटरेस्टिंग लगा होगा। पहले से आपने पढ़ा है यदि, और इसे आप रिवीजन कर रहे हैं, और यदि पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो साथियों वीडियो को आप चलते हुए लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो डाटा को अगर हम इरेज करें और अब पढ़ते हैं, दो आप त्वरण पढ़ चुके हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऋणात्मक को हम क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक को हम क्या साथियों बोलते हैं, मंदन। और अब आते हैं हम एक समान। एक समान का मतलब क्या है साथियों, हाईवे पे बाइक चलाई है कभी आपने, गाड़ी चलाई है कभी हाईवे पे, यदि आपने हाईवे पे बाइक या गाड़ी चलाई है या चलती देखी है, या फिर आप ऐसी रोड पे आ रहे हो जहां पे ट्रैफिक नहीं है, समझ रहे हो बातों को, तो वहां पे स्पीड क्या होती है हमारी, कांस्टेंट। मतलब 50 की स्पीड से आप चलते जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड देखिए साथियों, T1 समय कोई था, वहां आपकी स्पीड थी 50 मीटर प्रति सेकंड, और T2 समय पर आपने जब आपकी स्पीड देखी आपने, तो वो भी थी 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि T1 समय पर भी आपकी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड थी, और T2 समय पर भी आपकी चाल कितनी थी, दी थी हमने 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपका ये मान बराबर आ रहा है तो यह त्वरण आपके लिए कैसा है, एक समान। मतलब त्वरण का मान आप जीरो कहते हैं। यहाँ पे त्वरण कितना होता है, जीरो। त्वरण बराबर जीरो, क्योंकि आपने कोई अंतर ही नहीं आया, ना ही तो वो उसका मान बढ़ जाता तो वो धनात्मक में आ जाता जिसे हम त्वरण कह देते। अगर उसका मान कम आ जाता, ब्रेक लगा देते आप, तो उसका मान कम आ जाता, ऋणात्मक में आ जाता, ऋणात्मक आता ही हम उसे मंदन कह देते। परंतु इसमें ना ही तो धनात्मक मान आया ना ही ऋणात्मक मान आया, अर्थात ना ही तो मान बढ़ा ना ही मान कम हुआ। मान कैसा रहा, एक समान। और जब भी मान एक समान मिले आपको त्वरण के संदर्भ में, तो आप कैसा कहेंगे उसे, एक समान त्वरण, यानी त्वरण का मान कितना है वहां पर, जीरो। तो साथियों इस पे थोड़ा अब प्रकाश डालते हैं। प्रकाश से याद आया हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, प्रकाश साथियों, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे।
जब वेग में परिवर्तन की दर स्थिर रहती है, समझिए साथियों, स्थिर का मतलब उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे गुरुत्व त्वरण के अधीन गिरती है। ये आपको हम ग्रेविटी में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको याद यही रखना है कि जब उसके मान में कोई भी क्या नहीं हो, या तो कमी और या बढ़ोतरी, दोनों ही जब नहीं हो, एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण में कैसा होगा, एक समान। तो साथियों त्वरण आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे क्या करता हूं आशा। उसके बाद हम त्वरण पर वापस आते हैं। आगे हमारी त्वरण की स्लाइड साथियों, क्योंकि त्वरण के बारे में अब और पढ़ते हैं। त्वरण कैसी राशि है हमारे पास, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो साथियों त्वरण है हमारे पास एक सदिश राशि। कैसी राशि है हमारे पास, एक सदिश राशि। ये आप कहीं ऐड कर लेंगे, यहां कर लेंगे आप। एक ऐसी राशि है सदिश, सदिश राशि, ये आप याद रखेंगे। सदिश राशि है कैसी आपके पास, त्वरण। त्वरण का सूत्र दोस्तों देखिए, त्वरण को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र यदि हम लिखें, का सूत्र यदि हम लिखें त्वरण का, तो बोर्ड कट तो नहीं, ठीक है। त्वरण, त्वरण को दर्शाते हम ए से। दोस्तों दो वेग बताए मैंने अभी आपको, एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो यदि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में क्या आ जाए आपका अंतर, उसे ही तो आप बोलोगे त्वरण। तो प्रारंभिक वेग को हमने किससे दर्शाया था, u से, और अंतिम वेग को v से। अंतर कैसे करोगे आप, अंतर करोगे आप यदि आप पहले चल रहे थे किससे, u से, और उसके बाद आप v पे। यदि ये मान कितना था 10 और ये मान लीजिए कितना था 50, तो आप अंतर कैसे निकालोगे इसका, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस करते हैं, यानी अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग की आपको क्या करनी है, तुलना। तो अब हम सूत्र लिखने जा रहे हैं साथियों इसका, किसका, त्वरण का। त्वरण का सूत्र क्या है हमारे पास, कि अंतिम वेग यानी v माइनस u। यहां तक साथियों समझ में आया आपको कि जो वेग में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अंतर, वेग में अंतर यानी आपका अंतिम वेग माइनस आपका प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन की दर, तो ये तो हो गया वेग में क्या परिवर्तन, यहां तक आपको समझ में आया। वेग में परिवर्तन हो गया आपका, ये था आपका अंतिम वेग, ये आपका प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया वेग में अंतर। और उसके बाद आपकी दर के लिए आप क्या कर देंगे, इसमें समय का भाग, समय का क्या लगा देंगे आप, भाग। तो साथियों ये आपके पास सूत्र तैयार है किसका, त्वरण का। ये आपके पास सूत्र तैयार है किसका, त्वरण का। तो साथियों आप इसे नोट डाउन करेंगे, त्वरण का सूत्र है आपके पास a बराबर v माइनस यू प्लस टी। जब साथियों आप गति की समीकरणें पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि गति की समीकरण जो पहली होती है हमारे पास, वो कैसी होती है, v बराबर u प्लस ए टी। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो गति की पहली समीकरण है, गति की समीकरण किसने दी थी, आइजैक न्यूटन ने। परंतु आप देखेंगे कि जो पहली समीकरण है वो वास्तव में समीकरण नहीं, किसका सूत्र है आपके पास, त्वरण का सूत्र है आपके पास, ठीक है। तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हम देख चुके हैं त्वरण का सूत्र, त्वरण का हम क्या देख चुके हैं साथियों, सूत्र। उसके बाद है हमारे पास गति की क्या समीकरण है। तो साथियों एक बार हम इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि हम हमारा अगला टॉपिक कवर कर पाए। आज हमने देख लिया है क्या, स्पीड देख लिया है हमने, वेग हमने देख लिया, उसके बाद हमने वेग और त्वरण हमने देख लिया अभी, ठीक है साथियों। तो अब हम देखते हैं गति की समीकरणें, गति की समीकरणें, गति की समीकरणें। साथियों इनसे जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको सेपरेट क्लास में करवाऊंगा। थ्योरी आपको यहां से करनी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने से पहले आपको उसकी थ्योरी आना बहुत जरूरी है, विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको त्वरण के बारे में पता है, यदि त्वरण का न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए और उसके मान आप रख देते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल होना भी शुरू हो जाएंगे। अब तक यदि आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो अब आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। गति की समीकरण कितनी है साथियों हमारे पास, तीन। कितनी है हमारे पास, तीन। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हमारे पास कैसी है, गति की पहली समीकरण। अब साथियों इसके कुछ नामकरण कर ले हम ताकि हमें याद रहे। नामकरण देखिए, सबसे पहले नामकरण में आपको क्या दिख रहा है साथियों, इसमें क्योंकि या क्योंकि जो भी आप कहें, v। सबसे पहले आपको क्या दिखा इसमें, v। तो v आपके लिए इसमें क्या है साथियों, अंतिम वेग। कौन सा वेग आपका, अंतिम वेग। उसके बाद आपका u। u कैसा है आपके पास, प्रारंभिक वेग।
कैसा वेग है आपके पास? प्रारंभिक वेग। उसके बाद साथियों आपके पास क्या है? ये तो प्लस है, और ए आपके पास क्या है? त्वरण। ये आपके पास क्या है? त्वरण। और उसके बाद हमारे पास एक टर्म बचती है क्या? टी आपके पास क्या है साथियों? यहाँ पर समय। टी क्या है आपके पास? समय। तो ये आपको याद करना है गति की पहली समीकरण। गति की समीकरण क्या है पहली? कि v बराबर u प्लस ए टी, जहां v आपका क्या है? अंतिम वेग, u आपका क्या है? प्रारंभिक वेग, a आपका क्या है? त्वरण, और t आपका क्या है साथियों? समय। तो यहां तक आप गति की पहली समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, ये गति की पहली समीकरण वास्तव में किसका रूप है? त्वरण का जो सूत्र है उसी से हमने क्या बनाई है इसको? गति की पहली समीकरण। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं गति की दूसरी समीकरण। गति की साथियों कौन सी समीकरण? दूसरी। ये पहली हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम देखते हैं गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण है आपके पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास गति की दूसरी समीकरण है। कुल कितनी है? 3। कुल कितनी है? 3। और आप पढ़ कौन सी रहे हैं? दूसरी। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। साथियों आप देखेंगे कि u यानी प्रारंभिक वेग वो इसमें भी है, t समय वो आपका इसमें भी है, 1/2 आपका स्थिरांक है, हम कहें तो कांस्टेंट है। उसके बाद a त्वरण वो आपका इसमें भी है, और t आपका समय वो आपका इसमें भी है। एक नई राशि आई है साथियों इसके अंदर, और उसका नाम क्या है? s। क्या ये आपके पास? s यानी आपका क्या? विस्थापन। यानी आपका विस्थापन। स्थापन, या आप इसे क्या कह सकते हैं? दूरी। वैसे दूरी और विस्थापन में हम अंतर हमने पढ़ लिया। यदि कुल पथ की लंबाई है तो वह दूरी है, और यदि दो निश्चित है तो क्या है आपकी? विस्थापन। साथियों विस्थापन और दूरी समान भी हो सकते हैं, बताया था ना मैंने आपको। विस्थापन और दूरी समान भी हो सकते हैं, परंतु दूरी विस्थापन से हमेशा ही बड़ी होती है। तो ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण साथियों, गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण क्या आपके पास? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी समीकरण है आपके पास वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां साथियों v आपके लिए कौन सा वेग है? अंतिम वेग। उसके बाद u आपके पास कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग। उसके बाद 2 आपका कांस्टेंट है, यानी 2 एक स्थिरांक है। उसके बाद 2 का यानी आपको गुणा करना है। उसके बाद a आपका क्या है? त्वरण, और s आपका क्या है? विस्थापन, या फिर चली गई दूरी। तो ये साथियों गति की 3 समीकरणें थी जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब साथियों गति की इस समीकरण से जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार पूछा जाता है ना? यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है अब, तो क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। पहला क्वेश्चन कैसा? न्यूमेरिकल हम इसके अलग से करेंगे, परंतु जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो भाषा पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका कि अब हम कुछ देखिए, u यानी प्रारंभिक वेग, ये इसमें भी है, आप इसे कट कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं एक बार हम। और u आपका इसमें भी है, इसे आप कट कर सकते हैं। और u आपका इसमें भी है, इसे आप कट कर सकते हैं। अलग कलर से करते हैं ताकि आपको दिखता रहे, क्योंकि ये वैसे हम काट नहीं रहे हैं इसको, परंतु आपके एक जो सवाल बनेगा उसको भूमिका हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये साथी, उसके बाद आपने देखा कि ए इसमें भी है त्वरण आपका, ए त्वरण आपका इसमें भी है, और ए त्वरण आपका इसमें भी है, तो ये भी कट गया कॉमन से। उसके बाद आपने क्या देखा? इसमें कट गया सब कुछ। उसके बाद आपने देखा कि टी, ठीक है, लगभग दो चीजें ये कॉमन है। तो अब आपको एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। कैसा क्वेश्चन?
कुछ ऐसा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गति की पहला जो समीकरण है गति का वो किन के बीच संबंध दर्शाता है, और गति का जो दूसरा समीकरण है वो किन के बीच संबंध दर्शाता है, या फिर गति का तीसरा समीकरण आपके बीच किसका संबंध दर्शाता है। तो ये आप याद रखेंगे साथियों, स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके। देखिए आपने ये दो कांस्टेंट चीजें निकाल दी, तो आपके पास बचा क्या, ये वेग और आपके पास समय, वेग और आपके पास समय। तो ये कौन सा वेग है आपके पास अंतिम वेग, अंतिम वेग व किसके बीच में, समय, समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो साथियों भाषा पर आधारित पहला सवाल आपका यहां से बन चुका है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध दर्शाता है। तो आप बताएंगे कि वह अंतिम वेग, अंतिम वेग और किसके बीच में, आपके समय के बीच में क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। अब है गति की दूसरी समीकरण। साथियों गति की जो दूसरी समीकरण है इसमें आपने क्या देखा, u कट गया, a कट गया, तो 1/2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसमें आप क्या स्टार मार्क करेंगे, इसमें आप करेंगे कि विस्थापन, या आप यहां लिखेंगे दोस्तों स्थिति, ये बिल्कुल सही शब्द माना जाएगा स्थिति, क्योंकि दूरी और विस्थापन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, परिभाषा, परंतु स्थिति उसकी अब स्थिति वर्तमान में कौन सी है, स्थिति उसकी प्रारंभ में कौन सी थी, अंतिम में कौन सी थी, तो स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छा शब्द रहेगा। तो आप विस्थापन या दूरी की जगह आप क्या शब्द लिख सकते हैं, स्थिति। तो स्थिति व किसके बीच में, समय, स्थिति व समय के बीच संबंध दर्शाता है, दर्शाता है। कौन सा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण आपके जो स्थिति है और समय है इसके बीच में क्या दर्शाता है, संबंध। अब हम जल्दी से देखते हैं तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण में दोस्तों किसके बीच में संबंध दर्शाएगा, v कौन सा है, तो आपका उत्तर आना चाहिए अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग व किसके बीच में, स्थिति, अंतिम वेग व स्थिति के बीच संबंध दर्शाता दर्शाता है। तो ये परिभाषाओं से आपके 3 प्रश्न दोस्तों निकल करके आ गए हैं। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, तीनों सूत्र, गति की तीनों समीकरणें आपको याद होना चाहिए। तीनों समीकरणें कौन सी है कि तीनों समीकरणें आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v बराबर u प्लस एटी, और उसके बाद v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो साथियों आज तक हमने जो कवर किया है वो है गति की समीकरणें, त्वरण और इनकी कुछ परिभाषाएं। उम्मीद है कि आप इनके बीच के संबंध को और इनके जो जो परिभाषाएं हैं, जो सूत्र हैं और जो समीकरणें हैं, इनको आप याद कर रहे होंगे और नोट डाउन आप कर रहे होंगे। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो कल हम पढ़ेंगे गति का एक छोटा सा टॉपिक बचता है और हमारे पास एक, जब आप वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या फिर जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी। तो ये पहला कंसेप्ट हम कल करेंगे, और उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है आपका प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति यानी आपने क्रिकेटर तो देखा ही है ना, अभी हमारे पास आईपीएल खत्म हुए हैं, तो जरूर आपने आईपीएल तो देखा होगा, कोई एक मैच तो देखा ही होगा आपने। तो उसके बीच में आपने देखा होगा जब बैट्समैन बॉल मारता है, जब बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, यहां से हिट करता है वो, तो बॉल कैसे गति करती है, कुछ इस प्रकार। तो इस गति को कौन सी गति कहते हैं हम, प्रक्षेप्य गति। आप जो गति करते हो वो कैसी है, ये तो स्थिर गति करते हो ना आप किसी पथ पे, तो उस गति के हमने तीनों समीकरणें पढ़ चुकी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को, अब बॉल को यदि आप ऊपर फेंक रहे हो तो हम देखेंगे ऊपर फेंकते हुए गति पर क्या असर पड़ेगा, और यदि कोई वस्तु ऊपर है, जैसे ये मार्कर ऊपर है और जब इसको छोड़ेंगे तो ये मार्कर निश्चित तौर पर नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये नीचे आने पर इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद एक कौन सी, प्रक्षेप्य गति। तो ये हम कल कवर करेंगे। ठीक है साथियों, आप सभी का विश्वास बनाए रखने के लिए, आप सभी को और जुड़े रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद और आशा करता हूं आपसे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है और इसका आप फायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर करें। तो साथियों
मिलते हैं आपको कल, और ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेगी यूट्यूब पे पूरा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।